आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 में निफ्टी डिवाइस इंडेक्स का किया आगाज। इंडेक्स के ऑफिशियल ब्रोशर की नकाब कुशाई की। नवी मुंबई पुलिस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पनवेल में शुरू की कॉम्बिंग ऑपरेशन। मतलूब मुजरिमों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को गिरफ्तार करना है ऑपरेशन का मकसद। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन न लेने पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, 10 साल की गलतियों को सुधारने की है जरूरत। नांदेड़ के दारुल उलूम मोहम्मदिया हिमायत नगर के बानी व मोहतमिम मौलाना मजहरुल हक कामिल कासमी को पेश किया गया। उनके इल्मी, दीनी और समाजी खिदमात को किया गया उजागर। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 में निफ्टी वेव्स इंडेक्स का आगाज़ किया और इंडेक्स के ऑफिशियल ब्राउचर की नकाब कुशाई की। इस मौके पर महाराष्ट्र हुकूमत की सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ये जो इंडेक्स है वो वेव्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो मीडिया, एंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो फिजिकल नहीं है, उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। वेव्स जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी कि ये इंडस्ट्री जो है क्रिएटिव इंडस्ट्री, वो वर्चुअल इंडस्ट्री है कि वो फिजिकल नहीं है, लेकिन आगे जाकर के उसका एक दबदबा रहेगा। जितनी भी धन संपत्ति का सर्जन होगा वो आगे जाकर के ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा धन संपत्ति सर्जन करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटी रहेगी वर्चुअल रहेगी अगले 20-50 सालों में। तो उसको एक बीज का आज उन्होंने एक बोया है। तो और वेव्स इंडेक्स हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बार हमके जब एक परिकल्पना की बात हो रही तभी कहा था कि आप वेव्स इंडेक्स को लॉन्च कर सकते हो, जिससे लोगों को पता चले कि ये इंडस्ट्री को रिटर्न्स कितना मिल रहा है, उनके निवेशकों को क्या रिटर्न्स मिल रहा है। तो हमने कहा था हाँ, हम कोशिश करेंगे। तो आज हमने हमारा जो प्रॉमिस था वेव्स इंडेक्स लॉन्च करने का वो फुलफिल किया और आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद ही अपने हस्तक उसको लॉन्च किया। तो हमें उसका भी गौरव है कि एक ये इंडेक्स रहा जो सिर्फ क्योंकि मुंबई फाइनेंस की भी राजधानी है लेकिन एंटरटेनमेंट की भी राजधानी है, तो दोनों को मिला के आज उसका जो समन्वय आज हुआ है, जो अगले क्योंकि जो वेव्स कॉन्फ्रेंस है वो तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो वेव्स इंडेक्स है अगले 20, 50, 100 साल तक रहेगा। जो आज शुरू हुई जो ये कहानी है उस मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 के दूसरे दिन मरकजी वजीर एस जयशंकर ने कहा कि तब्दीली के अमल की एक मजबूत सकाफती जहद है। दुनिया अंदरूनी तौर पर और बुनियादी तौर पर मुतन्नो है और तकसीरियत को माजी में इस्तेमार और बड़ी ताकत के तसल्लुत दोनों ने दबाया है। हमें अपने बैनुल अक़वामी निज़ाम को आवाज़ देने के लिए उसकी आवाज़ को फ़रोग़ देना होगा। आइडियाज़ और तख्लीक़ी सलाहियतें ये टेक्नोलॉजी की ताकत को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। Of the emerging environment. So allow me on this occasion to make 5 points for your collective consideration. 1. We all speak of a world under transformation. It is vital to recognize that the process of change actually has a strong cultural dimension. The truth is that the world is essentially, intrinsically and essentially diverse, and that pluralism has been suppressed in the past by both colonialism and big power dominance. As we seek now to democratize the international system, it is not enough to just assert political and economic independence. It is equally essential that we give voice to our traditions, to our heritage, to ideas,
to practices and to our creativity. वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 में अदाकार अनुपम खेर ने कहा कि ये छोटी कॉन्फ्रेंस तारीखी होगी क्योंकि मुस्तकबिल में ये तफरीह करने वाले मुसन्निफीन और फ़नून से वाबस्ता लोगों को इकट्ठा करने में मदद करेगी। ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से एक बेहतरीन इक़दाम है। समिट जो है, मैंने कल भी बोला था, ये हिस्टोरिकल होने वाली है, बिकॉज जैसे डावोस में इकोनॉमिक फोरम के लिए है, ये आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये सब लोगों को इकट्ठा करेगी, दुनिया भर के एंटरटेनर्स को, राइटर्स को, आर्ट्स के लोगों को इकट्ठा करेगी। ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको इनिशिएट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है। अभी से ही ऑलरेडी काफी ज्ञान बढ़ता है लोगों को मिलने का, लोग मिलते हैं। हम कोलैबोरेशन के वर्ल्ड में कोलैबोरेट होने के, जापानीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाइनीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। नवी मुंबई पुलिस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पनवेल में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद मतलूब मुजरिमों को गिरफ्तार करना और गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रह रहे लोगों की शिनाख्त करना है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए एज ए सीनियर क्या मैं और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर अबंग साहब है, हमने वो 3 टीम बनाई है और कुछ एरिया हमने मतलब आइडेंटिफाई किया है। उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग अभी कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग ऑपरेशन का मेन उद्देश्य है कि जो वांटेड और एक्सपेंडर्स है उनको चेक करना, अरेस्ट करना, और जो इलीगली अगर कोई फॉरेन कंट्री से इलीगली हमारे यहाँ पे रह रहे तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम लोग अगर वेरिफिकेशन होता है तो पासपोर्ट एक्ट की तरह अंतर्गत हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। नागरिकों को हम लोग ये आह्वान करेंगे कि अगर कोई इलीगली बाहर देश के कोई नागरिक हमारे यहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन दे, और अगर कोई नारकोटिक्स। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन न लेने पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि 10 साल में कई गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने की कोई कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के मामले में उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ की। कोई चिंता, और हमारे प्रधानमंत्री मुंबई में आते हैं और फिल्मी सितारों के साथ 9 घंटे बिताते हैं, एकदम कंफर्टेबल, कोई चिंता की लकीर नहीं। उनका श्रेय भी भारतीय सेना को, भारतीय फौज को देना चाहिए कि वो वहां मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए प्रधानमंत्री घूम रहे। तो जो भी होगा और जो भी हुआ है अब तक, वो भारतीय सेना का ही श्रेय है। लेकिन नेतृत्व जो है, सरकार, वो खोखला है। अब आप कहेंगे कि सरकार को समर्थन देना चाहिए, जरूर सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन सरकार को गलतियां जो हो रही है बार बार 10 साल में, उस गलतियों का समर्थन हम कभी नहीं करेंगे और ना करना चाहिए किसी। ये एक पॉलिटिकल निर्णय होता है जिसे हम राजकीय इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर, खुद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं हूं, उसे नेतृत्व कहता है। तुम देखो, तुमको पूरा मैंने फ्रीडम दिया है, आप लड़ो, हम कपड़े संभालेंगे, श्रेय मैं लूंगा, गड़बड़ हो गई तो आपने किया, मैंने आपको आपके भरोसे किया था। इसे राजकीय नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कहे। इंदिरा गांधी एक ऐसी, हमने देखा है इंदिरा जी को, 1971 का वॉर हमने देखा है, हम युवा थे उस वक्त, हमने वो वॉर देखा है, हम इंदिरा जी से मिल चुके हैं। लीडरशिप क्या होती है वो हमने देखी है। कहा ना मानिक शाह को, मुझे युद्ध चाहिए पाकिस्तान से, तुम्हारा निर्णय तुम लो। इंदिरा जी ने कहा मुझे पाकिस्तान से युद्ध चाहिए, आपकी तैयारी क्या है, आपकी तैयारी क्या है, कितने दिन चाहिए आपको। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की एक निर्णय था कि मुझे युद्ध चाहिए। आपने देखा है। बॉलीवुड के मारूफ नगमनगार जावेद अख्तर ने पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने दहशतगर्दी को फ़रोग देने में उसके किरदार को उजागर किया और मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने ये रिमार्क्स महाराष्ट्र की तश्कील के 65 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया।
सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ। ये आप देखिए इतिहास, तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए, आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है, उसकी स्पीच सुनिएगा, वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता। उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं करे। किस तरह का आदमी है भाई तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर हर्षवर्धन ने कहा कि जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी को मरकज की जानिब से हरी झंडी दिखाना दरअसल राहुल गांधी की जीत है, इसे जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। उन्होंने पहलगाम हमले के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। की तरफ भाजपा यदि ध्यान देती है तो ज्यादा, अभी ऐलान हो चुका है, उस पर सारे दलों ने और सारे व्यक्तियों ने अपनी अपनी राय दे दी है। अब जो कांग्रेस की मांग है कि इसको एक कालबद्ध कार्यक्रम पे इसको तुरंत लागू किया जाए, ये करने की तरफ भाजपा यदि ध्यान देती है तो ज्यादा अच्छा है। ये तो बात खुली है कि ये फैसला होना ये राहुल गांधी जी की जीत है, मगर बहरहाल इसको यदि सब मिलकर इसको लागू करते हैं तो ये बहुत राष्ट्र के हित में लिया जाने वाला है फैसला साबित होगा। ये फैसला केवल जुमला न रहे, इसको अमल में लाया जाए, ये हमारी गुजारिश है। इसके किसकी जीत है, क्या जीत है, अपनी जगह है। इसको अभी कालबद्ध कार्यक्रम के तहत लागू किया जाए, यही आज का मूल मुद्दा है। सरकार के साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ने एक और खानदान को अलहदगी के दहाने पर पहुंचा दिया है। मोहम्मद शारिक, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, अपनी 2 बहनों नबीला नाज और शर्मीन के साथ इटारी वाघा बॉर्डर पहुंचा ताकि वो पाकिस्तान वापस आ सकें, लेकिन चूंकि इन दोनों के पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, इसलिए उन्हें सरहद पार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दोनों बहनें अपनी बीमार मां से मिलने भारत आई थीं, लेकिन अब जब उसे पाकिस्तान वापस जाना है तो भारतीय पासपोर्ट वजह से दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मैं यहाँ दिल्ली में आई थी अपनी मदर से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। यहाँ 2 दिन से हम आ रहे हैं। कल भी सुबह 6 बजे से आए हुए थे, पूरा दिन खुआरो हमारा बच्चों के साथ में, और अभी भी हम आए तो कह रहा एंट्री नहीं है। या इंडियन पासपोर्ट है तो हमारे एंट्री नहीं है, ये क्या बात हुई? तो पाकिस्तानी वालों को उन्होंने अलाउ कर दिया है, उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे सरकारों को? ये बच्चे आपके पास, सरकारों को दोनों सरकारों से मेरी यही अपील है, प्लीज हमें हमारी फैमिली से हमारे बच्चों के पास जाने दिया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अब मेरा बच्चा पैरालाइज है वहाँ पर, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, प्लीज हमें अलाउ करें। मुझे मेरे शोहर के बाद, मेरी फैमिली के बाद, मेरे बच्चों के पास जाना, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज हमारी मदद करें, हमें जाने के लिए इजाजत दिलवाएं। बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है? हाँ, मेरे बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है, मैं इंडियन, मेरा इंडियन पासपोर्ट है। मैं पाकिस्तान में शादी होके गई हूँ कराची में, और यही दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपनी माँ से यहाँ मिलने आई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। जब फादर की डेथ हुई मैं तब भी नहीं आ सकी। मैं 6 साल बाद अब अपनी माँ से मिलने आई थी, तो मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है, लेकिन अब भी ये लोग मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। अब आप बताएं, एक औरत का सिर्फ परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, वही उसकी फैमिली होती है, उसके अलावा कोई और उसका नहीं होता। या फिर जब शादी हो जाती है तो कोई भाई बहन या माँ कुछ नहीं होता वो घर। आप यहाँ आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ जाने के लिए, और कहा अब क्या कहा? अभी 2 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं। कल भी अब यहाँ सुबह 6 बजे के आए हुए, हमारे छोटे छोटे बच्चे ये भी परेशान हो रहे हैं कि इनको भी जाना है, हमें जाना है, हर हाल में आज लाजमी जाना है यहाँ से, हमें इजाजत दिलवाएं आप लोग। मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी मेरे बगैर, मुझे मेरे बच्चों के साथ जाना है। मेरे वहाँ पर भी मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। वो वीडियो कॉल्स पे, मम्मा कब आओगे, मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। मेरी बच्चे हैं, मेरी 2 बच्चियां हैं वहाँ पर, मेरी बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है। मुझे जाना है, मुझे आज हर हाल में यहाँ से जाने दें। बिलवल में नमाज जुमा के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीम के खिलाफ तहसीलदार के जरिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर मुफ्ती सैयद यूनुस, मौलाना मुबीन खान, सैयद रियाज, जावेद कुरैशी, शेख पाशा भाई,
साजिद कुरैशी, शेख फारूक, राशिद शेख समेत उम्मत मुस्लिमा के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ क़ानून तरमीमी बिल जो पेश किया गया है उसके ख़िलाफ़ में जगह जगह इस बात की कोशिशें की जाती है कि वक्फ क़ानून जो क़ायदा बनाया गया वो कैंसल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। इसलिए हम सब भी यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए आए थे ताकि बनाया हुआ जो वक्फ का जो क़ानून है वो कैंसल हो जाए। ऐसे ही जुलाई के महीने तक 15 जुलाई तक ऐसे ही प्रोग्राम इंशाल्लाह होते जाएंगे जब तक यानी इस बात की कोशिश की जाएगी कि वक्फ क़ानून किसी भी हालत में हमें मंजूर नहीं है, नापसंद है। हम नहीं चाहते कि वक्फ क़ानून लागू हो जाए, जो हमारे हुकूक़ को छीना जाए, हमें ये बातें पसंद नहीं है। इसलिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तायद में हम सब खड़े हुए हैं और उनकी आवाज़ पे हमेशा खड़े हैं। आमतौर पर शख्सियत की खिदमत का इतराफ़ उनकी वफ़ात के बाद किया जाता है, लेकिन दारुल उलूम मोहम्मदिया हिमायतनगर के बानी और मोहतरम मौलाना मजहरुल हक कामिल कासमी को उनकी हयात ही में भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इदारे के 50 साल मुकम्मल होने पर एक शानदार तहनीती इजलास का इनकाद अमल में आया, जहाँ मुल्क भर से उलमा, फ़ारिगीन और मेहमानान ने खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने मौलाना मजहरुल हक कामिल कासमी की इल्मी, दीनी और समाजी खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मौलाना मजहरुल हक कासमी ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि सुक़ूत हैदराबाद के बाद मराठवाड़ा के हालात नासाज़गार थे। ऐसे में हमने दारुल उलूम मोहम्मदिया की बुनियाद इस नीयत से रखी कि दीनी और असरी तालीम को आम किया जाए। हरियाणा में मौसम बदल गया। आपको बता दें कि हरियाणा के झज्जर में शदीद बारिश हुई है। बारिश की वजह से अनाज मंडी में रखी हज़ारों कुंटल गेहूं भीग गई है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ख़राब मौसम और बारिश की वार्निंग के बावजूद मंडी इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से हज़ारों कुंटल गेहूँ भीग गई है। आपके सामने भाई साहब 4-5 फुट पानी भर रहा है और मंडी का इतना बुरा हाल हो गया। इस भगवान ने हमारे सिर उठा हुआ है। 4-5 फुट पानी भरे, लगभग 50-60 रुपये नुकसान, हर आड़ती नुकसान है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा, कोई आड़ती इस नुकसान से वंचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमने परमानेंट यहाँ पानी निकालने का समाधान कर रखे है वो बिल्कुल उसकी हालत जीरो है। बार बार अधिकारियों कहने के बावजूद भी ना तो उसमें गलेन है, वो हवा लेता है, वो आधा घंटा बंद होता है और 2 मिनट चलाता है। यह तो हमारे आड़ती भाइयों ने, हमारे जो प्रकाश भाई सामने हैं, उसके ट्रैक्टर 2 प्राइवेट लगा रखे हैं। और अब जाके ये 10 मिनट पहले जो सरकारी ट्रैक्टर है अश्वनी सांगवान जो एक्शन हमारे SDM साहब के कहने के बावजूद ये भी 1 घंटा लेट पूछे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि 2 दिन आगे बारिश है भाई, इसका पुख्ता प्रबंध किया जाए। जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के पास जो साधन है पानी निकालने के, उनको यहाँ 24 घंटा अवेलेबल रहना चाहिए। मेरे तो ये मांग है। और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र राजस्थान के उदयपुर में महकमा पुलिस की जानब से तहक़ीक़ाती मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत महकमा पुलिस ने उदयपुर के तकरीबन 60 से 70 बांग्लादेशी शहरियों से पूछताछ की। उदयपुर ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट योगेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीली जानकारी देते हुए कहा कि तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी मशकूक चीज़ नहीं मिली। इसके साथ उन्होंने बताया कि पुलिस ने उदयपुर में सराफा का काम करने वाले बांग्लादेशियों के साथ साथ दीगर कारकुनों से भी पूछताछ की है। कार्रवाई के तहत उस अभियान के तहत हमने जो अवैध बांग्लादेशी थे, संदिग्ध थे, उनके संदिग्ध ठिकानों के ऊपर हमने कल लिस्ट बना करके उन लोगों को, संदिग्ध लोगों को सूचीबद्ध किया। और सूचीबद्ध करने के पश्चात प्रातः एडिशनल साब सिटी के नेतृत्व में सभी थानाधिकारियों द्वारा अपने अपने जो संदिग्ध बांग्लादेशी थे उनको उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ थाने पर बुलाया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के साथ
पूछताछ के दौरान उनके सभी रिकॉर्ड्स को चेक किया गया, उनके मोबाइल्स को चेक किया गया, उनसे लंबी डिटेल में पूछताछ की गई। पूछताछ उपरांत अभी हमने लगभग 60 से 70 लोगों से इस संदर्भ में पूछताछ की है, बट अभी तक पूछताछ में हमें कोई ऐसा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 में निफ्टी डिवाइस इंडेक्स का किया आगाज। इंडेक्स के ऑफिशियल ब्रोशर की नकाब कुशाई की। नवी मुंबई पुलिस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पनवेल में शुरू की कॉम्बिंग ऑपरेशन। मतलूब मुजरिमों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को गिरफ्तार करना है ऑपरेशन का मकसद। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन न लेने पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा 10 साल की गलतियों को सुधारने की है जरूरत। नांदेड़ के दारुल उलूम मोहम्मदिया हिमायत नगर के बानी व मोहतमिम मौलाना मजहरुल हक कामिल कासमी को पेश किया गया। उनके इल्मी, दीनी और समाजी खिदमात को किया गया उजागर।